Hello everyone. So today we will study about the cervical spine biomechanics. तो बायोमैकेनिक्स जानने से पहले वी शुड नो अबाउट दी सर्वाइकल स्पाइन स्ट्रक्चर. ठीक है, तो बायोमैकेनिक्स आप तभी समझ सकते हो अच्छे से जब आपको सर्वाइकल स्पाइन का स्ट्रक्चर और एनाटमी अच्छे से पता होगी. तो हमारे बॉडी में टोटल 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे होती हैं. ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली एंड फंक्शनली द सर्वाइकल वर्टिब्रे आर डिवाइडेड इनटू अपर सर्वाइकल स्पाइन एंड द लोअर सर्वाइकल स्पाइन. अपर सर्वाइकल स्पाइन को हम क्रेनियो वर्टिब्रल रीजन भी कहते हैं. जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे बहुत क्लियरली सर्वाइकल स्पाइन को दिखाया गया है कि हमारी 7 वर्टिब्रेज होती हैं सर्वाइकल स्पाइन की. अब एक होता है बच्चों अपर सर्वाइकल स्पाइन और एक है लोअर सर्वाइकल स्पाइन. अपर सर्वाइकल स्पाइन को हम क्रेनियो वर्टिब्रल रीजन भी कहते हैं और इसमें क्या क्या आता है हमारे ऑक्सीपिटल कंडाइल्स, C1 दैट इज़ एटलस वर्टिब्रे एंड C2 दैट इज़ एक्सिस वर्टिब्रे. और जो हमारी लोअर सर्वाइकल वर्टिब्रे होती हैं उनमें C3 से लेकर C7 तक सारी सर्वाइकल स्पाइंस आती हैं. देखो इस इमेज में दिखा रखा है इन्होंने कि जो अब शुरू की 2 हैं अलॉन्ग विद द ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स इज़ द अपर सर्वाइकल स्पाइन और जो बाकी नीचे की हैं एक साथ C3 से C7 तक दिस इज़ द लोअर सर्वाइकल स्पाइन. तो बच्चों इस प्रेजेंटेशन को मैंने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो सेक्शन 1 में वी विल स्टडी अबाउट द क्रेनियो वर्टिब्रल रीजन. सो क्रेनियो वर्टिब्रल रीजन यानी कौन सा रीजन, C1 और C2 वाला रीजन. ठीक है, जिसको अपर सर्वाइकल रीजन भी कहते हैं. तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे. तो एटलस वर्टिब्रे. अब ये जो एटलस वर्टिब्रे है ये C1 वर्टिब्रे होती है, यानी कि सबसे पहली सर्वाइकल वर्टिब्रे को एटलस वर्टिब्रे कहते हैं. और ये एक एटिपिकल वर्टिब्रे होती है. ये किसके बीच में लाई करती है, बिटवीन दी ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स एंड दी सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रे दैट इज द एक्सिस एंड इट एक्ट्स लाइक अ वॉशर. अब बच्चों ये एटिपिकल वर्टिब्रे का क्या मतलब होता है. तो देखो जब आप सर्वाइकल स्पाइन की 7 वर्टिब्रेज हैं उसके अंदर, ठीक है, तो आप ये देखोगे कि जो C1, C2 और C7 हैं उनके थोड़े डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रे. ठीक है, तो इन वर्टिब्रेस को हम एटिपिकल वर्टिब्रेस कहते हैं कि ये जो बाकी रीजन्स की वर्टिब्रे हैं यानी कि जो बाकी वर्टिब्रे हैं सर्वाइकल रीजन्स की उनसे अलग हैं, इसलिए इनको एटिपिकल वर्टिब्रे कहा जाता है. अब अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं एटलस वर्टिब्रे के, तो इसके अंदर ये देखो इस इमेज से देखो इसके पूरी एक रिंग बनी हुई है जिसका आगे का जो एंटीरियर पोर्शन है वो स्मॉल है और जो पीछे का हिस्सा है पोस्टीरियर वाला इट इज़ लार्ज. ठीक है, इट हैज़ 2 लार्ज लेटरल मासेस एंड दीज फॉर्म अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर. जो लेटरल मासेस हैं उनके ऊपर सुपीरियर और इन्फीरियर फेसेट्स हैं जो कि जाइगोपोफिशियल जॉइंट्स बना रहे हैं. ठीक है, इस इमेज में भी आप देख सकते हो क्लियरली इन्होंने दिखा रखा है. अब इस C1 वर्टिब्रे का काम क्या है, इट इज़ टू क्रैडल द ऑक्सीपिट एंड टू ट्रांसफर द फोर्सेस फ्रॉम द ऑक्सीपिट टू द लोअर सर्वाइकल वर्टिब्रे. इसका ये काम है. अब ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स क्या है, मतलब एटलस बाकी सारी वर्टिब्रेज सर्वाइकल वर्टिब्रेज से कैसे डिफरेंट है. So it has a facet on the internal surface of the anterior arch for articulation with the dens. ये देखो इस इमेज के अंदर कि जो इसका आगे वाला हिस्सा है एंटीरियर आर्च है उसका अगर हम पीछे वाली सरफेस देखें तो वहाँ पे एक होल सा दे रखा है, एक फेसेट सा है. क्यों, ताकि जिससे कि वो जो C2 वर्टिब्रे है वहाँ से जॉइंट बना सके. ये इसकी कोई वर्टिब्रल बॉडी नहीं है जैसे कि हमें हर वर्टिब्रे के अंदर यूजुअली देखने को मिलती है, ना इसमें कोई स्पाइनस प्रोसेस है. ये एक रिंग की शेप जैसा है और इसका जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है उसमें भी एक आपको होल देखने को मिलेगा. ये होल किस लिए है, ये होल आपको सिर्फ सर्वाइकल वर्टिब्रेज में ही देखने को मिलेगा बिकॉज फॉर द एंट्री ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी. फिर हम बात करते हैं बच्चों सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रे की, दैट इज़ द एक्सिस वर्टिब्रे. तो ये भी एक एटिपिकल वर्टिब्रे है क्योंकि इसका भी स्ट्रक्चर बाकी सारी सर्वाइकल वर्टिब्रेज से मैच नहीं करता. ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंदर भी एक एंटीरियर और पोस्टीरियर आर्च होती है जिसके ऊपर सुपीरियर और इन्फीरियर फेसेट्स होते हैं जो कि जाइगोपोफिशियल जॉइंट्स बनाते हैं. इसके अंदर एक स्पाइनस प्रोसेस होता है पर, और जो इसका स्पाइनस प्रोसेस होता है वो बाइफिड होता है. देखो ये जो आपको ओडोंटॉइड प्रोसेस दिख रहा है इसको हम डेंस भी कहते हैं और ये उसी फेसेट के साथ जॉइंट बनाता है जो मैंने आपको भी बताया था. ठीक है, अब डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स क्या होते हैं एक्सिस के फ्रॉम अदर सर्वाइकल वर्टिब्रे. तो जो इसका एंटीरियर पोर्शन है बॉडी का वो एक्सटेंड करता है
inferiorly. Anterior arch also has a projection called dens. Dens वही odontoid process है. Dens के ऊपर एक anterior facet होता है for articulation with the atlas, atlas के anterior arch से, and a posterior groove for articulation with the transverse ligament. अब इस वर्टिब्रा का फंक्शन क्या होता है? इट इज़ टू ट्रांसमिट द कंबाइंड लोड ऑफ हेड एंड एटलस टू द रिमाइंडर सर्वाइकल स्पाइन एंड टू प्रोवाइड मोशन फॉर एक्सियल रोटेशन. देखो इस इमेज में आपको अच्छे से दिख रहा है डेंस का एंटीरियर वाला हिस्सा तो ऊपर C1 के साथ जाके लग जाएगा, और जो पोस्टीरियर वाली सरफेस है उस पर इट हैज़ पोस्टीरियर आर्टिकुलर फेस सेट. नाउ आर्टिकुलेशंस. अब हम क्रेनियोवर्टिब्रल रीजन के जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे. तो इसमें दो जॉइंट्स होते हैं बच्चों, एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट एंड एटलांटो एक्सियल जॉइंट. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट की. तो किस किस के बीच में बन रहा है, नाम से इंडिकेट हो रहा है, बिटवीन दी ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स एंड दी एटलस C1 वर्टिब्रे के बीच में. तो ये वाला जो हमारा जॉइंट है ये एक साइनोवियल जॉइंट है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई करता है. इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्केव सुपीरियर जाइगोपोफिशियल फेसेट्स ऑफ एटलस जो कि आर्टिकुलेट करते हैं टू कॉन्वेक्स ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स ऑफ द स्कल. इस इमेज में आप देख सकते हो कि जो ऑक्सीपुट है वो कन्वेक्स है, ठीक है, और जो आपके C1 वर्टिब्रे है उसका जो फेसेट है वो कॉन्केव है. इस इमेज में आप देख सकते हो यहाँ पे ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल C1 एंड देन दी C2 वर्टिब्रे दिखाई गई है. देन जिस जॉइंट की हम बात कर रहे हैं वो है हमारा एटलांटो एक्सियल जॉइंट. तो ये भी साइनोवियल जॉइंट है और इसमें हमारे दो जॉइंट्स बनते हैं, मीडियन एटलांटो एक्सियल जॉइंट और टू लेटरल जॉइंट्स. देखो इस तरीके से हमारा ये एटलांटो एक्सियल जॉइंट दिखता है. ऊपर C1 रखी हुई है और नीचे हमारी C2 वर्टिब्रे है, ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीडियन एटलांटो एक्सियल जॉइंट के लिए. तो ये वाला जो जॉइंट है इट इज़ फॉर्म बिटवीन द डेंस एंड द एंटीरियर आर्च ऑफ द एटलस. देखो इस इमेज में आप ध्यान से देखो तो जो ये सेंटर वाला पोर्शन है ना जहाँ पे डेंस है ओडोंटोइड प्रोसेस है वो किससे अटैच हो रहा है, एंटीरियर आर्च के साथ, किसकी, C1 वर्टिब्रे की. तो इट इज़ नोन एज द मीडियन एटलांटो एक्सियल जॉइंट. तो ये एक पिवट जॉइंट होता है. द डेंस रोटेट्स विद इन एन ऑस्टियोलिगामेंटस लिंक फॉर्म बिटवीन द एंटीरियर आर्च ऑफ द एटलस एंड द ट्रांसवर्स लिगामेंट. फिर आते हैं हमारे लेटरल जॉइंट. लेटरल जॉइंट में वही हमारे सुपीरियर जाइगोपोफिशियल फेसेट्स आ जाएंगे जो कि जॉइंट बनाएंगे इंफीरियर जाइगोपोफिशियल फेसेट्स के साथ ऑफ द एटलस एंड द एक्सिस वर्टिब्रे. देन अब यहाँ पे लिगामेंट्स कौन कौन से होंगे, क्रेनियोवर्टिब्रल लिगामेंट्स. तो इसमें बच्चों ये 6 लिगामेंट आते हैं. अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे. तो ये जो एंटीरियर एटलांटो ऑक्सीपिटल लिगामेंट है ये कंटिन्यूशन है एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट की. इस इमेज में आप देख सकते हो. देन इज़ दी पोस्टीरियर एटलांटो ऑक्सीपिटल लिगामेंट. ये कॉन्टिन्यूशन है लिगामेंट फ्लेवम की और ये डिफर्स फ्रॉम लिगामेंट फ्लेवम एज इट इज़ लेस इलास्टिक एंड इट परमिट्स अ ग्रेटर रेंज ऑफ मोशन स्पेशली इनटू रोटेशन. इस इमेज में आप देख सकते हो. Then is the tectorial membrane. So it is the continuation of the posterior longitudinal ligament and it is present in the upper two segments of the cervical spine. It originates from the posterior vertebral body of the axis, covers the dens and inserts at the anterior rim of foramen magnum. This is the image you can see here. The next ligament of this region is the ligamentum nuchae. So it is the evolution of the supraspinous ligament in the cervical region. It is thick triangular sheet-like structure and the base of triangle is at the external occipital protuberance and foramen magnum and the apex of the triangle is attached at the tip of the C7 spinous process. Now it has two parts, dorsal raphe and ventral midline septum. इस इमेज में आप देख सकते हो ligamentum nuchae and its different parts. अब हमने पढ़ा कि ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, डोर्सल रैफे एंड वेंट्रल मिडलाइन सेप्टम. तो जो डोर्सल रैफे है इट इज़ अ नैरो स्ट्रिप ऑफ कोलेजनस टिश्यू अटैच किस से है ये, टू द एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस एंड टिप ऑफ C7 स्पाइनस प्रोसेस. इट इज़ फ्रीली मोबाइल बिटवीन दीज अटैचमेंट साइट्स. दूसरा है वेंट्रल मिडलाइन सेप्टम. सो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड इट रन्स वेंट्रली फ्रॉम डोर्सल रैफ एंड एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस टू द टिप ऑफ द सर्वाइकल स्पाइनस प्रोसेस. is continuous with the interspinous atlanto-occipital and atlanto-axial membranes. नाउ इसका फंक्शन क्या होता है लिगामेंट न्यूचे का. इसका प्राइमरी रोल है इन रेजिस्टिंग फ्लेक्शन एंड इट सर्व एज अ साइट ऑफ मसल अटैचमेंट.
द नेक्स्ट लिगामेंट इज़ द ट्रांसवर्स लिगामेंट. इसको हम ट्रांसवर्स एटलांटल लिगामेंट भी कहते हैं बिकॉज इट स्ट्रेचेज अक्रॉस द रिंग ऑफ द एटलस. और ये जो एटलस है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है इनटू अ लार्ज पोस्टीरियर सेक्शन फॉर द स्पाइनल कॉर्ड एंड अ स्मॉल एंटीरियर स्पेस फॉर द डेंस. इसमें आप देख सकते हो इस लिगामेंट को. इसके दो फाइबर्स होते हैं. एक तो सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स हैं जो कि एक्सटेंड एंड अटैच टू द ऑक्सीपिटल बोन. देन द इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स विच डिसेंड टू द पोस्टीरियर पोर्शन of the axis. Then the transverse ligament and longitudinal band are known as the atlantocruciform ligament. इसका फंक्शन क्या होता है? द ट्रांसवर्स एटलांटल लिगामेंट हेल्प टू प्रिवेंट एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ C1 ऑन C2 एंड इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग लिगामेंट. इस इमेज में आप देख सकते हो. देन इज द एलआर लिगामेंट. तो ये दो होते हैं इन नंबर, ये पेयर्ड होते हैं. अराइज कहाँ से होते हैं? फ्रॉम एक्सिस ऑन ईदर साइड ऑफ डेंस एंड एक्सटेंड लेटरली एंड सुपीरियरली टू अटैच ऑन द मीडियल साइड्स ऑफ द ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल एंड टू द लेटरल मासेस ऑफ द एटलस. कोलेजन फाइबर्स आर अरेंज्ड इन पैरेलल इन दिस लिगामेंट. फंक्शन क्या होते हैं? ये जो लिगामेंट है ये टॉट रहता है इन एक्सियल रोटेशन. राइट अपर एंड लोअर left lower portion of the LR ligament limit left lateral flexion of the head and neck and to prevent distraction of C1 on C2. इस इमेज में आप देख सकते हो LR ligament. Then the last ligament of this region is the apical ligament. So it connects the axis and the occipital bone of the skull. It runs in a fan-shaped arrangement from the apex of the dens to the anterior margin of the foramen magnum of the skull. तो ये भी आप इस इमेज में देख सकते हो. अब बच्चों यहाँ तक हमने पढ़ा था अपर सर्वाइकल रीजन के बारे में. अब हम पढ़ेंगे लोअर सर्वाइकल रीजन के बारे में. तो इसके अंदर हमारी कौन कौन सी वर्टिब्रा आ गई? C3 से लेके C7 तक. टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रे की अब हम डिस्कस करेंगे. तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है. एंटीरियर पार्ट विच इज़ द बॉडी एंड द पोस्टीरियर पार्ट विच कंप्राइजेज ऑफ द न्यूरल आर्च. तो जो बॉडी होती है वो स्मॉल होती है. ट्रांसवर्स डायमीटर इज ग्रेटर देन द एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर बॉडी का. ठीक है. अनकिनेट प्रोसेस द पोस्टेरोलेटरल मार्जिन्स ऑफ द अपर सर्फेस ऑफ द वर्टिब्रल बॉडीज फ्रॉम C3 to C7 हैव अनकिनेट प्रोसेस. दिस प्रोसेस गिव्स द अपर सर्फेस ऑफ वर्टिब्रल बॉडी अ कॉन्केव शेप इन द फ्रंटल प्लेन. जैसे कि आप देख सकते हो जो बॉडी है उसके जो साइड के मार्जिन्स हैं वो थोड़े उठे हुए हैं. इनको हम कहते हैं अनकिनेट प्रोसेस. ये क्यों होते हैं? ताकि जो हमारी वर्टिब्रल बॉडी है वो थोड़ा कॉन्केव शेप ले सके. इस इमेज में भी ये चीज़ क्लियरली विजिबल है. देन न्यूरल बॉडी में हमारा होते हैं पेडिकल्स जो कि प्रोजेक्ट पोस्टेरोलेटरली एंड दे आर लोकेटेड हाफ वे बिटवीन सुपीरियर एंड inferior surface of the vertebral body. Then is the laminae. They are thin and slightly curved, project posteromedially. Transverse process has a foramen present bilaterally and it is for vertebral artery, vein and venous plexus. देन ज़ाइगोपोफिजियल आर्टिकुलर प्रोसेस, ये पेयर्ड सुपीरियर एंड इन्फीरियर फेसेट होते हैं. जो सुपीरियर फेसेट हैं ये ट्रांसफर्स ऑफ फ्रंटल प्लेन के बीच में लाई करते हैं और इनकी विथ और जो हाइट है वो इंक्रीज होती है फ्रॉम C3 to C7. वेराज जो इन्फीरियर फेसेट हैं दे फेस इन्फीरियरली एंड एंटीरियरली एंड दे लाई क्लोजर टू द फ्रंटल प्लेन देन टू द सुपीरियर फेसेट्स. तो इस इमेज में आप देख सकते हो पूरा न्यूरल आर्च. Then is the spinous process. They are short, slender and they extend horizontally. Bifid tip होती है इनकी. Vertebral foramen जो होता है वो large होता है और triangular shape का होता है. क्यों? ताकि वो spinal cord को accommodate कर सके. इसमें आप देख सकते हो clearly कि cervical का जो vertebral foramen है वो triangular shape का है और थोड़ा large भी है. दैट इज़ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क. और वर्टिब्रल बॉडीज़ के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी ज़रूर होगी. तो इनको हम अनकोवर्टिब्रल जॉइंट्स और जॉइंट्स ऑफ लश्का के बारे में डिस्कस करेंगे. तो फिशर्स बन जाते हैं इस डिस्क के बीच में विच डेवलप अलॉन्ग द अनकिनेट प्रोसेस एंड बिकम क्लेफ्ट बाय 9 years ऑफ एज. दीज क्लेफ्ट बिकम द जॉइंट कैविटी कॉल्ड द अनकोवर्टिब्रल जॉइंट. जैसा कि आप देख सकते हो इस इमेज में क्लियरली आपको जॉइंट ऑफ लश्का या फिर अनकोवर्टिब्रल जॉइंट्स दिखाए गए हैं. देन हम जॉइंट्स की बात करेंगे ऑफ द लोअर सर्वाइकल रीजन. तो इसमें दो आ गए हमारे वही इंटरबॉडी जॉइंट्स एंड दी ज़ाइगोपोफिशियल जॉइंट्स. इंटरबॉडी जॉइंट्स की बात करूँ तो ये सैडल जॉइंट है. क्रेनियल वर्टिब्रे इंफीरियर सरफेस कॉन्केव है. कॉर्डल वर्टिब्रे यानी कि नीचे की वर्टिब्रे का सुपीरियर हिस्सा कन्वेक्स है. तो मोशन जो इसमें होते हैं वो प्रीडोमिनेंटली रॉकिंग मोशन होते हैं. इस इमेज में आप देख सकते हो. देन इज दी ज़ाइगोपोफिशियल जॉइंट.
जाइगोपोफिशियल जॉइंट हमारे ट्रू साइनोवियल जॉइंट्स हैं विच कंटेन फाइब्रो एडिपोस मेनिस्कोइड्स। ये ओरिएंट किस पर रहते हैं, 45 डिग्री फ्रॉम द फ्रंटल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। जो जॉइंट कैप्सूल रहता है वो लैक्स रहता है, जो अलाउ करता है एक लार्जर आरओएम। इसमें आप देख सकते हो अच्छे से जाइगोपोफिशियल जॉइंट का स्ट्रक्चर। अब बच्चों जो तीसरा सेक्शन है उसमें हम बात करेंगे काइनेमैटिक्स ऑफ सर्वाइकल स्पाइन की। तो काइनेमैटिक्स मतलब कि जो जो मोशन आकर होते हैं सर्वाइकल स्पाइन के ऊपर, जो जो मूवमेंट सर्वाइकल स्पाइन पे हमें देखने को मिलती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ मोशंस एट द एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। तो जो एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट है यानी कि जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे और ऑक्सीपिटल के बीच में बन रहा है उस पर हमारी प्राइमरीली नॉडिंग मूवमेंट होती है, यानी कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट होता है, येस नो वाली मूवमेंट। इट अकर्स बिटवीन द हेड एंड द एटलस यानी कि C1 वर्टिब्रे। इट मीन्स फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट टोटल रेंज इसकी रहती है बिटवीन 10 to 30 डिग्री। इस इमेज में आप देख सकते हो नॉडिंग मूवमेंट। तो फ्लेक्शन के टाइम पे जो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स हैं दे रोल फॉरवर्ड एंड स्लाइड बैकवर्ड। एक्सटेंशन के टाइम पे उल्टा होगा, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल रोल बैकवर्ड एंड स्लाइड फॉरवर्ड। तो इस पे आपको वही अपना कॉन्केव कॉन्वेक्स रूल लगाना है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि जो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स हैं वो कॉन्वेक्स हैं और जो हमारी C1 वर्टिब्रे के फेसेट्स हैं दे आर कॉन्केव। ठीक है। नाउ फ्यू डिग्रीज ऑफ लेटरल फ्लेक्शन एंड रोटेशन भी इस पर अवेलेबल होती है, बट वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो लिमिट हो जाती है बाय द टेंशन इन द जॉइंट कैप्सूल ऑन द कॉन्ट्रालेटरल साइड ऑफ द मूवमेंट। अब हम बात करेंगे मोशंस एट द एटलांटो एक्सियल जॉइंट, यानी कि C1 C2 पे जॉइंट पे कौन से मोशन आ रहे हैं। तो इंक्लूड्स रोटेशन, लेटरल फ्लेक्शन, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। तो अप्रॉक्सीमेटली 55 to 58% ऑफ टोटल रोटेशन एट द सर्वाइकल स्पाइन कहाँ से आती है, एटलांटो एक्सियल जॉइंट से। एटलस पिवट्स 45 डिग्री टू ईदर साइड, अलार्ड लिगामेंट लिमिट्स मोर रोटेशन एट द एटलांटो एक्सियल जॉइंट। रिमेनिंग जो 40% रोटेशन है इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन द लोअर सर्वाइकल जॉइंट्स। देन इज़ द लेटरल फ्लेक्शन एंड रोटेशन। तो ये दोनों कपल मोशन होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं अपर सर्वाइकल रीजन में और लोअर सर्वाइकल रीजन में। अपर सर्वाइकल रीजन में क्या होता है, लेटरल फ्लेक्शन जो है इट इज़ कपल्ड विथ कॉन्ट्रालेटरल रोटेशन और रोटेशन इज़ कपल्ड विथ कॉन्ट्रालेटरल लेटरल फ्लेक्शन, यानी कि जो भी मूवमेंट होगी उसका अपोजिट में रोटेशन कपल होगी। वेयर एज लोअर सर्वाइकल रीजन में लेटरल फ्लेक्शन इज़ कपल्ड विथ इप्सिलेटरल रोटेशन एंड रोटेशन इज़ कपल्ड विथ इप्सिलेटरल लेटरल फ्लेक्शन, यानी कि अपर सर्वाइकल में उल्टा होगा और लोअर सर्वाइकल में साथ साथ होगा। इस इमेज में आप देख सकते हो डिफरेंट मूवमेंट एट द सर्वाइकल स्पाइन। देन मोशंस एट द लोअर सर्वाइकल रीजन, तो इसमें भी वही सारी मूवमेंट्स हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, लेटरल फ्लेक्शन एंड रोटेशन। नाउ द शेप ऑफ द जाइगोपोफिशियल जॉइंट्स एंड इंटरबॉडी जॉइंट्स डिक्टेट द मोशन एट द लोअर सर्वाइकल सेगमेंट्स। फ्लेक्शन में क्या होगा, एंटीरियर टिल्ट होगा ऑफ द अपर यानी कि क्रेनियल वर्टिब्रल बॉडी कपल्ड विथ एंटीरियर ट्रांसलेशन। एक्सटेंशन में देयर इज पोस्टीरियर टिल्ट ऑफ द क्रेनियल यानी कि अपर वर्टिब्रल बॉडी विथ पोस्टीरियर ट्रांसलेशन। लेटरल फ्लेक्शन एंड रोटेशन जो है वो मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि लोअर सर्वाइकल स्पाइन में कैसे होते हैं, इप्सिलेटरल वाली मूवमेंट आती है। नाउ लोअर सर्वाइकल सेगमेंट भी हमें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट ही फेवर करते हैं। इनकी जो रेंजेस हैं वो इंक्रीज होती हैं फ्रॉम C2 to C5 सेगमेंट और देन डिक्रीजेज अगेन एट C6 C7 सेगमेंट। जो हमारी इंटर बॉडी डिस्क है या कि जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है एट C5 C6 इट इज़ सब्जेक्टेड टू अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ स्ट्रेस देन एनी अदर डिस्क, बिकॉज C5 C6 पे हमारा ग्रेटर मूवमेंट ऑफ मोशन होता है फ्लेक्शन एक्सटेंशन का, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेन भी देखने को मिलेगा। नाउ द फैक्टर्स विच अफेक्ट सर्वाइकल स्पाइन ROM, जाइगोपोफिशियल जॉइंट कैप्सूल, डिस्क हाइट, एज एंड सेक्स। तो जो हमारा जाइगोपोफिशियल जॉइंट कैप्सूल है ये जनरली लैक्स रहता है सर्वाइकल स्पाइन में, इसीलिए सर्वाइकल स्पाइन में बाकी सारी स्पाइन से कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलती है। डिस्क हाइट इज़ लार्ज इन कंपैरिजन विद द एंटेरो पोस्टीरियर and transverse diameter of the cervical disc, therefore a large ROM is available. एज की बात करें तो देयर इज़ मोर ROM इन फीमेल्स। सेक्स की बात करें तो यंग पीपल में ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन हमें देखने को मिलेगा। देन बच्चों जो इसका फोर्थ पार्ट है इस पूरे प्रेजेंटेशन का इज़ द काइनेटिक्स ऑफ द सर्वाइकल रीजन, यानी कि इस सेक्शन में हम बात करेंगे अबाउट द फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन द सर्वाइकल स्पाइन, जो कि मोशन प्रोड्यूस करवा रही हैं जो हमने पढ़े हैं। तो फोर्सेस कौन कौन सी हैं, एक्सियल कंप्रेशन, टेंशन, बेंडिंग, टॉर्जन एंड शियर स्ट्रेस।
तो सर्वाइकल स्पाइन जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम दी अदर स्पाइंस इन द बॉडी, दैट इज़ द थोरैसिक एंड लंबर। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पे लेस वेट बेयर करना है इसको, और ये मोर मोबाइल सेगमेंट है एज़ कम्पेयर टू दी अदर टू। तो जो फोर्स ट्रांसमिशन होता है थ्रू दी अपर सर्वाइकल रीजन, उसके बारे में हम अभी देखेंगे कि जो सर्वाइकल स्पाइन है ये हेड का वेट बेयर करती है। तो जो हमारा एटलांटो ऑक्सीपिटल और एटलांटो एक्सियल जॉइंट है, यानी कि जो अपर सर्वाइकल रीजन के जॉइंट्स हैं उनके बीच में कोई डिस्क नहीं है, तो जो कंप्रेसिव लोड आता है थ्रू दी हेड, इट इज़ ट्रांसफर्ड थ्रू दी एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट यानी कि C1 और C0 टू दी एंड आर्टिकुलर फेसेट्स ऑफ द एक्सिस C2 vertebrae. Then this weight is transmitted to the pedicles and lamina of axis, then to the inferior zygapophyseal articular process. Then the forces are transferred to the adjacent inferior disc. Lamina of the axis are large, reflecting the needs for transmitting the compressive loads. Also the trabeculae of axis and C7 are heavily loaded. तो इस इमेज में आप देख सकते हो कि सर्वाइकल की कंप्रेशन फोर्सेस दिखा रहा है ये डायग्राम। देन द फोर्स ट्रांसमिशन थ्रू लोअर सर्वाइकल रीजन। तो लोअर सर्वाइकल रीजन में 3 पैरेलल कॉलम में हमने इसको डिवाइड किया है, एक तो सिंगल एंटेरो सेंट्रल कॉलम और 2 पोस्टेरोलेटरल कॉलम में। ठीक है, तो एंटेरो सेंट्रल जो कॉलम है यानी कि एंटीरियरली और बीच का हिस्सा स्पाइन का, विच इज़ फाउंड बाय द वर्टिब्रल बॉडी एंड द डिस्क, तो ये 2/3 फोर्स ट्रांसमिट करता है कंप्रेसिव लोड की। पोस्टेरोलेटरल कॉलम ये राइट और लेफ्ट जाइगोपोफिशियल जॉइंट जो होते हैं, दीज आर द पोस्टेरोलेटरल कॉलम, और ये ट्रांसमिट करते हैं 1/3 ऑफ द कंप्रेसिव लोड। Resistance to flexion is primarily by the posterior ligaments between the spinous process, and resistance to extension is primarily by the zygapophyseal joint and the intervertebral disc. तो ये मेन बात है जो अभी हमें सर्वाइकल स्पाइन बायोमैकेनिक्स में जानने की ज़रूरत है। बाकी जो ये फोर्सेस हैं, एंटीरियर बेंडिंग, शियर फोर्सेस, टॉर्जन फोर्सेस, इन सब के बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, तो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट इन द इंट्रोडक्शन टू बायोमैकेनिक्स। मैं उसका लिंक भी दे दूँगी। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। थैंक यू।